चांद पे भारत का झंडा 2008 में चंद्रयान वन ने लगा दिया था। चंद्रयान वन में एक तो ऑर्बिटर था जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, और एक क्रैश लैंडर था जो कि मून के साउथ पोल पे जाके टकराया था। ये एकदम प्लान के मुताबिक था, एंड इसलिए भारत का झंडा वहाँ लग गया। चंद्रयान वन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है कि उसने वाटर ऑन मून को कंफर्म किया, हालांकि वाटर वहाँ फ्रोजन फॉर्म में है। 2019 में हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इस बार हमारा एम था कि क्रैश लैंडिंग नहीं, बल्कि लैंडर विक्रम से सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे, एंड उसके बाद प्रज्ञान रोवर उस पर चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें लैंडर विक्रम क्रैश हो गया था, इसलिए प्रज्ञान रोवर भी फेल हो गया। एक चीज़ जो यूपीएससी टेस्ट कर सकता है वो है इनका लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान वन को पीएसएलवी से लॉन्च किया गया था, जबकि चंद्रयान टू को जीएसएलवी से लॉन्च किया गया था। मून का साउथ पोल फ्यूचर के लिए अच्छा बेस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ माउंटेन्स हैं जिन पे हमेशा ऑलमोस्ट 95% ऑफ द टाइम सनलाइट मिलती रहती है। तो सोलर पैनल से हमें अनलिमिटेड एनर्जी मिलती रहेगी। और वहाँ पे जो क्रेटर्स हैं वो काफ़ी गहरे हैं, जिनके अंदर पानी भी है, और इस इलाके में अच्छे खासे मिनरल्स भी है। इसलिए बहुत सारे मिशंस कोशिश करते हैं कि वो लूनर साउथ पोल को एक्सप्लोर करें। इंडिया प्लान कर रहा है कि 2023 के बाद हम जापान के साथ मिलके ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च करें। इसका फोकस भी मून का साउथ पोल है। चंद्रयान 3 अलग है, ल्यूपेक्स अलग है। चांद पे सबसे पहले लैंडिंग करी थी रशिया ने 1959 में लूना 2 के थ्रू, और रशिया के बाद यूएसए और चाइना भी मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इंडिया ने कोशिश करी लेकिन वो क्रैश हो गया था। अच्छा, चांद की एक साइड है जो हमेशा कभी नहीं दिखती। ठीक है, तो वो जो फार साइड ऑफ द मून है वहाँ पे सिर्फ चाइना लैंड कर पाया है थ्रू चांग ई 4 मिशन। चांद पे इंसान आज तक सिर्फ यूएस से पहुंचा पाया है, ना रशिया ना चाइना। अभी तक टोटल 12 लोग चांद पे गए हैं। सबसे पहले गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में थ्रू अपोलो 11 मिशन, और आखिरी बार इंसान गया था चांद पे 1972 में थ्रू अपोलो 17 मिशन, जिनका नाम था जीन सर्नन। तो अपोलो 11 मिशन में बेसिकली 3 लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन। इन दोनों ने तो वॉकिंग करी थी मून पे, और माइकल कॉलिंस ऊपर ऑर्बिट में ही घूम रहे थे। 1972 के बाद अब 2024 से फिर से नासा चाहता है कि वो इंसानों को मून पे ले जाए, लेकिन इस बार एम होगा लॉन्ग टर्म। नासा ये चाहता है कि फ्यूचर में अगर कोई मैन्ड मिशंस होंगे, जैसे मान लो मार्स जाने के लिए, तो उसके लिए मून विल एक्ट लाइक अ बेस कैंप। तो आर्टेमिस के 3 कंपोनेंट होंगे। एक होगा रॉकेट, जैसे कि उसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम। एक होगा स्पेसक्राफ्ट ओरियन, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे होंगे। और एक होगा गेटवे। ये गेटवे वैसी है जैसे अर्थ के चारों तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता रहता है ना, तो वैसे ही चांद के चारों तरफ गेटवे घूमता रहेगा। इसमें कुछ इंसान इसमें रहेंगे, एंड कुछ इंसान फिर मून पे जाएंगे, काम वाम करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे, तो आर्टेमिस मिशन क्या है, तो आप समझ गए हो। ठीक है, और आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या हैं। अब यूएसए काम अकेला नहीं कर रहा। यूएसए, नासा, ये लोग जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ और कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं। तो उन एग्रीमेंट्स का नाम है आर्टेमिस अकॉर्ड्स। इंडिया ने अभी तक कोई आर्टेमिस अकॉर्ड साइन नहीं किया है। रेवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस आपको पता है। अब सन जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है, ऐसे इस डायरेक्शन में सन ऐसे रोटेट होता है अपनी जगह पे, तो सारी प्लैनेट्स भी इसी डायरेक्शन में घूमती हैं। सारी 8 प्लैनेट्स इसी डायरेक्शन में चक्कर काटती हैं सन के चारों तरफ। अच्छा, वो किस डायरेक्शन में घूमती, किस डायरेक्शन में, रोटेशन। रोटेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है। सभी प्लैनेट्स का ऐसा ही रोटेशन होता है, राइट, सिवाय वीनस के। वीनस में उल्टा होता है, वीनस ऐसे घूमती है। अच्छा, सन के चारों तरफ चक्कर काटने में कौन सी प्लैनेट को कितना टाइम लगता है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि जो प्लैनेट सन से जितना ज़्यादा दूर होगी उसका ऑर्बिट उतना बड़ा होगा, और उसका उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन पूरा करने में। जैसे 2003 का क्वेश्चन देखो, 4 प्लैनेट्स के नाम दिए हैं, इनमें से सन का चक्कर काटने में सबसे ज़्यादा टाइम कौन सी प्लैनेट लेती है। तो आप बस ये देखो सन से सबसे दूर कौन सी है। इनमें से सबसे दूर है जुपिटर, तो आंसर हो गया जुपिटर। पहली 4 प्लैनेट्स पत्थर की बनी हैं, और आखिरी 4 हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस की, जिनको बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स। ऐसा होने का एनसीईआरटी 3 रीजंस देता है। पहला रीज़न ये कि अंदर के 4 प्लैनेट सूरज के काफ़ी पास हैं,
इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत है और गैसेस कंडेंस नहीं हो पाई। दूसरा रीज़न, सूरज से कुछ सोलर विंड्स हमेशा निकलती रहती हैं। इन 4 प्लैनेट्स तक वो सोलर विंड काफ़ी मजबूत होती हैं और ज़्यादा गैसेस को इन प्लैनेट पे इकट्ठा नहीं होने देती हैं। लेकिन दूर जाते जाते सोलर विंड काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है और इसीलिए इन जोविन प्लैनेट्स पे काफ़ी ज़्यादा गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और पहली 4 प्लैनेट्स, तीसरा रीज़न है कि पहली 4 प्लैनेट्स काफ़ी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू जोविन प्लैनेट्स। छोटा होने की वजह से उनमें ग्रेविटी कम है। ग्रेविटी कम है तो वो ज़्यादा गैसेस को अपने साथ नहीं चिपका पाती हैं। जैसे आप देखो अर्थ का एटमॉस्फेयर जितना है काफ़ी कम है, अर्थ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो जुपिटर या बाकी जोवियन प्लैनेट्स का है। साइज़ के मामले में सबसे छोटी है मरकरी और सबसे बड़ी जुपिटर। आप चाहो तो इनका ऑर्डर ध्यान कर सकते हो, काफ़ी आसान है। ध्यान रखो पहली 4 प्लैनेट्स में अर्थ सबसे बड़ी है, साइज़ मरकरी से धीरे धीरे बढ़ता है अर्थ तक, एंड उसके बाद मार्स होती है आधी। देखो वीनस और अर्थ का साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, बस अर्थ थोड़ी सी बड़ी है वीनस से, और मार्स का साइज़ है आधा एज़ कम्पेयर टू अर्थ। फिर जुपिटर सबसे बड़ी एंड उसके बाद साइज़ धीरे 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 कम हो जाता है अप टू नेपट्यून। तो सबसे छोटी मरकरी और सबसे बड़ी जुपिटर। डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ की है, पूरी 8 प्लैनेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है और सबसे कम डेंसिटी सैटर्न की। रिंग्स सिर्फ इन 4 जोवियन प्लैनेट्स के हैं, पहली 4 प्लैनेट्स के कोई रिंग्स नहीं हैं। अर्थ और सन के बीच एवरेज डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो जो आखिरी प्लैनेट है नेपट्यून, वो है 30 AU। ठीक है, जितना अर्थ दूर है उससे 30 गुना ज़्यादा दूर है नेपट्यून, आखिरी प्लैनेट। सन में से मैंने आपको बताया सोलर विंड्स निकलती हैं, जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ऐसी सोच लो कि सन का भी एक एटमॉस्फेयर है जिसमें उसकी विंड्स वगैरह आती रहती हैं, लेकिन उन विंड्स की लिमिट होती है। वो विंड्स हीलियोपॉज पे जाकर रुक जाती हैं। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, ऐसे सन का हीलियोस्फीयर है, उसकी हीलियोस्फीयर की बाउंड्री को बोलते हैं हीलियोपॉज। उसके बाद के एरिया को बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर मतलब स्टार्स के बीच का जगह, जैसे सन और उसके सारा इलाका है पूरा, ऐसे ही दूर कोई और सन और उसके इलाके होंगे, स्टार और उसके प्लैनेट्स वगैरह होंगे, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, जो भी जगह है, उसको बोलते हैं इंटरस्टेलर। ग्रेट कंजंक्शन किसको कहते हैं? जब आकाश में आपको दिखे कि जुपिटर और सैटर्न सबसे करीब आ गए एक दूसरे के, उसको बोलते हैं ग्रेट कंजंक्शन। और ऑपोजिशन इवेंट किसको कहते हैं? जब सन, अर्थ और कोई और बाहर की प्लैनेट एक ही लाइन में आ जाएं, तो उसको बोलते हैं ऑपोजिशन इवेंट। जैसे मार्स ऑपोजिशन इवेंट कब होता है? जब सूरज, धरती और मार्स एक ही लाइन में आ गए। अब यूपीएससी पूछ सकता है कि ऑपोजिशन इवेंट एक तो क्या होता है, पहली स्टेटमेंट सही होगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट में यूपीएससी बोलेगा एट दिस पॉइंट जब ऑपोजिशन इवेंट होता है तो अर्थ और मार्स एक दूसरे के सबसे दूर होते हैं, जबकि सही आंसर है सबसे पास होते हैं। आप देखो ना यहाँ पे कि अगर ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और मार्स यहाँ पे हैं, काफ़ी दूर दूर हैं, तो डिस्टेंस काफ़ी दूर है, राइट। ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सन से अर्थ यहाँ पे और मार्स यहाँ पे, तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी। जब स्ट्रेट लाइन बनेगी तो अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस भी मिनिमम हो जाएगा। अगर मार्स मान लो यहाँ पे है या यहाँ पे है, तो अर्थ और मार्स के बीच का डिस्टेंस भी कब से सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर कि ऑपोजिशन इवेंट के टाइम पे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स इज मिनिमम, ना कि मैक्सिमम। मार्शियन ब्लूबेरीज, ये इनकी फ़ोटो है। ये कोई एक्चुअल प्लांट फ्लावर वगैरह कुछ नहीं है, ये एक्चुअली आयरन ऑक्साइड है। आयरन ऑक्साइड के ऐसे कुछ कुछ गोलाकार वहाँ पे बन गए हैं मार्स पे। तो अर्थ पे भी कई जगह ऐसी चीज़ मिलती है, जैसे गुजरात में झुरंस फॉर्मेशन कहते हैं इनको। ये गुजरात की फ़ोटो है, यहाँ पे ऐसे झुरंस फॉर्मेशन होते हैं। क्या है ये? आयरन ऑक्साइड। अब मार्स पे क्योंकि आयरन ऑक्साइड के ऐसे गोलाकार बॉल्स मिल रही हैं, इसका मतलब वहाँ पे पानी या ऑक्सीजन ज़रूर रही होगी, क्योंकि बिना इसके आयरन ऑक्साइड नहीं बनती है। इंडिया का मंगलयान मिशन PSLV से लॉन्च हुआ था, कोई आदमी नहीं था इसमें। नवंबर 2013 में लॉन्च किया हमने पृथ्वी से, और सितंबर 2014 में वहाँ पे पहुँच गया। ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, यानी कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट वाला मिशन, और इससे इंडिया चौथी कंट्री बन गई जो मार्स पे पहुँच गई। हालांकि हमने लैंड नहीं किया था, जस्ट उसके ऑर्बिट चक्कर काटे हैं।
लेकिन एशिया से पहली कंट्री और ऐसी पहली कंट्री दुनिया में जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स पहुंच गई हो। 2000 रुपये के नोट के पीछे मंगलयान की फोटो होती है। मार्च 2020 नासा का मिशन है। ये जिज़ीरो क्रेटर पे इसका मेन एम है। वहाँ पे परसिवरेंस रोवर है और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है। ठीक है, ये परसिवरेंस रोवर होगा, काफ़ी बड़ा सा है ये, और ये छोटा सा हेलीकॉप्टर है। तो यूपीएससी कैसे पूछेगा कि परसिवरेंस और इंजेनिटी क्या है, तो ये नासा का मिशन का पार्ट है। इसमें एक इक्विपमेंट है मॉक्सी। मॉक्सी का काम होगा कि मार्स के एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल लेना, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कॉम्पोजिशन किस चीज़ की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। नासा के कुछ और मिशंस, बस नाम ध्यान कर लो इसके, वाइकिंग, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, पाथफाइंडर, क्यूरोसिटी, इनसाइट। बाकी कुछ देशों के मिशंस, मार्स एक्सप्रेस यूरोप, एक्सोमार्स यूरोप और रशिया, तियानवान-1 चाइना, एमिरेट्स मार्स मिशन यूएई का। यूपीएससी बोलेगा कि स्टिकनी, श्क्लोस्की, रोशे ग्रिडलिक क्या चीज़ें हैं ये, तो ये फोबोस के क्रेटर्स हैं। मार्स के 2 मून्स हैं, फोबोस और डिमोस, ये उनके क्रेटर्स हैं। मार्स के 2 मून्स हैं, मरकरी वीनस का एक भी मून नहीं है। सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के हैं। मार्स पे लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पानी। 2006 का क्वेश्चन कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट करने के लिए मार्स कम टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। गलत, मार्स ज़्यादा दूर है तो वो ज़्यादा टाइम लेगी। और मार्स का डायमीटर कम है अर्थ से, बिल्कुल आधा है, ऑलमोस्ट आधा। वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स हैं। एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से वीनस इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इस पर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में भी 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन वो इतना पास नहीं है, इसलिए मार्स का टेम्परेचर काफ़ी कम है। वीनस बहुत ही ज़्यादा धीरे घूमती है। वीनस इतनी धीरे धीरे रोटेट करती है कि वहाँ पे पूरा साल हो जाता है। वीनस पूरा चक्कर काट लेती है सन का, लेकिन तब भी उसका एक दिन पूरा नहीं होता। ठीक है, उसका रोटेशन बहुत ही स्लो है। तो क्योंकि वहाँ पे लैंड बहुत धीरे धीरे घूमता है, लैंड ज़मीन बहुत धीरे धीरे घूमती है, बहुत धीरे टर्न हो रही है, लेकिन ऊपर जो हवाएं हैं एटमॉस्फेयर में वो बहुत तेज़ी से घूमती हैं। तो एटमॉस्फेयर वीनस का 60 टाइम्स फास्टर घूमता है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। सबसे पहले इंसानों ने कौन सी प्लैनेट को एक्सप्लोर किया था, अपना कोई रोबो वगैरह भेज के, ऑर्बिटर भेज के? मार्स को नहीं, वीनस को, 1962 में। और सबसे पहली लैंडिंग भी मार्स से पहले ही हो गई थी वीनस पे, 1970 में। इसरो कोशिश कर रहा है कि कुछ सालों में हम शुक्रयान-1 नाम से एक ऑर्बिटर वीनस भेजेंगे। 2005 का क्वेश्चन देखो, ह्यूमन लाइफ वीनस पे अगर हो उसके लिए क्यों नहीं है, मतलब सॉरी, तो वीनस पे ह्यूमन लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ ये रीज़न नहीं है, इसके और भी रिलेटेड रीजंस हैं भाई। जैसे वहाँ पे आप ये कहो कि पानी नहीं है, थर्मल कंडीशन बहुत बेकार हैं, 500 डिग्री सेल्सियस में कौन इंसान जिंदा रहेगा। ठीक है, जो हमने मार्स के लिए बात करी थी, जैसे एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन तो चलो हो गया, ठीक है, ओजोन नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजंस दे सकते हो। मार्स पे या वीनस पे लाइफ नहीं है, उसके आप बहुत सारे रीजंस दे सकते हो। लाइफ के लिए क्या चाहिए, उसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल रीज़न क्या है, यहाँ पे है कि क्या दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हाँ, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वीनस पे लाइफ नहीं है। तो अब ये मत कहना कि सर 97 वाला जो मार्स का क्वेश्चन था, इसमें ये बोल सकते थे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन रीज़न है कि मार्स पे लाइफ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वो भी रीज़न है, लेकिन और स्ट्रॉन्ग रीज़न है वाटर का होना या ना होना। ठीक है, दैट इज़ मोर रेलिवेंट, वाटर इज़ मोर रेलिवेंट देन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन फॉर लाइफ टू अकर। सैटर्न, अर्थ का एक्सेस 23% टिल्टेड है, सैटर्न का ऑलमोस्ट सिमिलर 26। सैटर्न सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट है और सेकंड बिगेस्ट मून भी सैटर्न के पास है, जिसका नाम है टाइटन। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून जुपिटर के पास है, जिसका नाम है गैनीमेड। सैटर्न पे सबसे पहले पायनियर 11 पहुंचा था। फिर नासा का एक वोएजर प्रोग्राम था, जिसमें हमने जुपिटर और सैटर्न को एक्सप्लोर करने के लिए 2 ऑर्बिटर भेजे थे। लेकिन उन्होंने जुपिटर और सैटर्न को तो एक्सप्लोर कर लिया और उसके आगे बहुत निकल गए, वो आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। वो पूरे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुके हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में हीलियोपोस को पार करते हुए इंटरस्टेलर स्पेस में जा पहुँचे हैं।
और वो अभी भी वहाँ से कुछ सिग्नल्स भेजते रहते हैं। जैसा उन्होंने बताया है कि इंटरस्टेलर स्पेस में डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस में डेंसिटी कम है। स्पेस बिल्कुल खाली नहीं होता है, स्पेस में भी कुछ गैसेज वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले 2012 में इंटरस्टेलर स्पेस में वोयेजर 1 पहुंचा था, वोयेजर प्रोग्राम है तो वोयेजर 1 पहुंचा था। एंड 2018 में वोयेजर 2, उनकी फ़ोटो कुछ ऐसी है। कैसिनी ह्यूजेंस नासा यूरोप और इटली का प्रोग्राम है, जिसमें कैसिनी ने सैटर्न के चारों तरफ चक्कर काटे एंड ह्यूजेंस लैंड किया सैटर्न के सबसे बड़े मून टाइटन पे। डॉर्फ प्लैनेट मतलब छोटी प्लैनेट, ये भी बाकी प्लैनेट्स की ही तरह सन के चक्कर काटती हैं, ना कि किसी और प्लैनेट के। ये भी बाकी प्लैनेट्स की तरह ऑलमोस्ट स्फेरिकल होती हैं, क्योंकि इनकी भी काफ़ी अच्छी खासी ग्रेविटी होती है। लेकिन डिफरेंट बात ये होती है कि इन्होंने अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया है। भी जैसे सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, तो अर्थ के ऑर्बिट में सिर्फ अर्थ ही घूम रही है ना, और तो कोई नहीं घूम रहा। लेकिन इनके ऑर्बिट में, डार्क प्लैनेट के ऑर्बिट में बाकी भी कुछ चीज़ें होती हैं। सो दे हैव नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट के आसपास और भी चीज़ें होंगी, अर्थ के ऑर्बिट के आसपास मून के सिवा और कुछ नहीं है। प्लैनेटिसिमल अलग चीज़ होती है। प्लैनेटिसिमल्स क्या होते हैं कि प्लैनेट्स बनी कैसे। भाई पहले स्पेस में बहुत सारी डस्ट थी, ठीक है। अब वो डस्ट के पार्टिकल्स कुछ ग्रेविटी की वजह से आपस में आ गए, तो ये थोड़ा अच्छा खासा मास बन गया। तो इस मास की ग्रेविटी और ज़्यादा हो गई, तो फिर और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते रहे और धीरे धीरे प्लैनेट बन गई। तो इस छोटी सी चीज़ को बोलते हैं प्लैनेटिसिमल। तो प्लैनेटिसिमल अलग चीज़ है, डॉर्फ प्लैनेट अलग चीज़ है, दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना। सो हमारे सोलर सिस्टम में 5 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, प्लूटो, एरिस, मेकमेक, हुआमे और सिरिस। जो सिरिस है ये लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड है। एस्ट्रॉयड कहाँ होता है, मार्स जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो सिरिस इज़ द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड। रिसेंटली इस पे सॉल्टी वाटर डिस्कवर किया गया है। ये सिरिस है, एकदम गोल है, इस पे पानी की खोज करी गई है, इसलिए इसको ओशन वर्ल्ड कहा जा रहा है। अच्छा, डिक्लेरेशन कौन करता है कि कौन सी प्लैनेट डॉर्फ प्लैनेट है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये कोई यूनाइटेड नेशंस का पार्ट नहीं है, 1919 में बना था और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक एनजीओ की तरह से है, एक, या ऐसे कह लो कि मतलब ध्यान रखो कि ये यूएन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, कुछ यूएन बॉडी नहीं है। कॉमेट आइस और रॉक बाकी चीज़ों के बने होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉयड सिर्फ रॉक के बने होते हैं। क्या डिफरेंस हुआ? ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये सारे एस्ट्रॉयड से पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन जो कॉमेट्स होते हैं वो पत्थर के तो होते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी आइस भी होती है, आइस और डस्ट भी होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, मतलब फोटो वगैरह में ऑब्वियसली, कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है यहाँ पे आपको पत्थर दिखेंगे कि छोटे छोटे पत्थर ऐसे हवा में, मतलब ऐसे स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन कभी आपको यहाँ पे गैस दिखी है? जैसे तारा टूटता है तो पीछे लंबी सी टेल होती है, तो ऐसी कोई टेल दिखी है यहाँ पे? नहीं होती ना किसी भी फोटो के अंदर, क्योंकि इन पे गैस ही नहीं है, इन पे कोई आइस वगैरह नहीं है, सिर्फ पत्थर पत्थर है। सिर्फ पत्थर घूम रहा है तो थोड़ी ना अपनी कोई पूछ छोड़ेगा। लेकिन जो कॉमेट्स होते हैं उनमें आइस होती है, तो वो जैसे सन के चारों तरफ चक्कर काट रही हुई कॉमेट, तो उसके पीछे एक टेल निकलती रहती है, ठीक है ना, ऐसे टेल निकलती रहती है। तो जो गैसेस वाली जो टेल होती है वो हमेशा सन से दूर होती है। क्यों? ऐसे ध्यान रखो कि सन है, ये एक अवन की तरह से है, हीटर की तरह से है, और इस पत्थर पे, मतलब ये जो कॉमेट है, इस पे आइस वगैरह है, तो सन की गर्मी से आइस किस तरफ जाएगी? भाप बन के पीछे की तरफ, तो इट इज़ ऑलवेज अवे, ठीक है। बाकी जो डस्ट है, डस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसके हमेशा ऑर्बिट के हिसाब से चलती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है कि कॉमेट में आइस होती है, एस्ट्रॉयड पे जनरली आइस नहीं होती है। कॉमेट की पूंछ होती है, एस्ट्रॉयड की पूंछ नहीं होती है। कॉमेट की जो गैस वाली पूंछ है वो हमेशा सन से एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है। अब इनमें क्या डिफरेंस है? मीटियोरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट। देखो आप ऐसे ध्यान रखो, एस्ट्रॉयड क्या हो गए? जो कि मार्स जुपिटर के बीच में जा रहे हैं। अब बाकी भी तो पत्थर होंगे ना जो यहाँ पे घूम फिर रहे होंगे, तो अगर वो छोटे से पत्थर है उनको बोल दिया हमने मीटियोरॉइड, ठीक है, छोटा पत्थर बोल दिया मीटियोरॉइड। जब वो मीटियोरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, ठीक है ना, मीटियोरॉइड स्पेस में घूम रहा था, जब वो मीटियोरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया तो बना तो सिर्फ पत्थर का है वो, लेकिन वो पत्थर की चीज़ भी जलने लग जाती है और उसकी पूंछ आ जाती है, ठीक है ना। पूंछ क्यों आ गई? क्योंकि वो बना तो सिर्फ पत्थर का था, पूंछ नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया है तो गर्मी की वजह से वो पत्थर भी जलने लग गया, इसलिए उसकी पूंछ आ गई, वो बन गया मीटियोर, और वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाता है पूरी तरह।
लेकिन अगर कोई बर्न नहीं हो पाया और पृथ्वी पे गिर गया तो बोलेंगे मीटियोराइट। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड आप समझ गए, मार्स जुपिटर के बीच में होते हैं। कुइपर बेल्ट होती है बियॉन्ड नेपट्यून, नेपट्यून आखिरी प्लैनेट है, उसके पीछे भी ऐसे काफ़ी सारी बेल्ट होती है एस्ट्रॉयड की तरह से ही, लेकिन उसको एस्ट्रॉयड नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं कुइपर बेल्ट। हैलिस कॉमेट है, वो सन के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है और हर 76 ईयर्स में ह्यूमंस को बिना टेलीस्कोप के भी आम ऐसे ही नॉर्मली आंखों से दिख जाता है। 1994 में शू मेकर लेवी नाम का एक कॉमेट था जो टूट गया था और जुपिटर से टकरा गया था। तो साइंस एंड टेक की पहली क्लास का कुछ पेजेस हमने यूट्यूब पे पढ़े थे एंड बाकी पेजेस पेड कोर्स का पार्ट हैं जो हमने मोबाइल ऐप या पोर्टल के थ्रू पढ़े थे। ऐसे ही क्लास 2 में थोड़े पेजेस यूट्यूब पे और बाकी पेजेस की एक्सप्लेनेशन ऐप या पोर्टल पे। ऐसी क्लास 3 में हमने 3 पेजेस पढ़ लिए, बाकी पेजेस पीडीएफ में है, पोर्टल पे एक्सप्लेनेशन है उनकी। तो जो कंप्लीट पीडीएफ होती है, किसी भी क्लास की पूरी पीडीएफ होती है, दैट इज़ टोटली फ्री, उसे कोई चार्जेस नहीं है। वेबसाइट है allinclusiveias.com/prelims2021 या उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से पूरी पीडीएफ डाउनलोड करो एंड दैट इज़ टोटली फ्री, पूरी पीडीएफ अपना पढ़ सकते हो। अगर आपको रिमेनिंग पोर्शन, इस पोर्शन की भी एक्सप्लेनेशन सुननी है, वीडियो सुननी है, तो उसके चार्जेस हैं, आपको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर आप ये हिंदी वीडियो है, ठीक है, जिसमें हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज यूज़ हो रही है, तो उसके लिए आप 200 रुपये दो, उसमें आपको साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स का जितनी भी पेड क्लासेज हैं, ठीक है ना, वो सारा आपको मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, allinclusiveias.com/paid courses पे सारी डिटेल्स हैं। जैसे आपको एंड्रॉयड पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी है ऑल इंक्लूसिव IAS, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आईफोन या आईपैड यूज़ कर रहे हो तो क्लास प्लस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक दिया हुआ है। आईफोन या आईपैड में ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना MXLDF। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐप में सबसे नीचे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर में जाके कोर्स परचेज करो, कोर्स परचेज करने के बाद फिर से स्टोर को ओपन करो, आपको क्लासेस दिख जाएंगी वहाँ पे। अगर आपको ऐप पे नहीं देखना है, लैपटॉप में देखना है, तो पेमेंट ऐप पे मत करना, पेमेंट लैपटॉप के थ्रू करना। लैपटॉप पे कहाँ पे पेमेंट करनी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करो, रजिस्टर करो, पेमेंट करो और फिर माई कोर्सेज पे क्लिक करो, तो वो आपको वीडियोस दिख जाएंगी। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करोगे, अगर आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 लिंक दिए हैं, एंड्रॉयड ऐप, आईपैड और पोर्टल, ये वेबसाइट वाला, लैपटॉप वाला, ठीक है ना, तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे पेमेंट करोगे उसी पे चलेगी आपकी वीडियो। अगर आपने लैपटॉप वाले लिंक पे क्लिक किया हो, लैपटॉप के थ्रू देखना चाहते हो वीडियो, तो पेमेंट वहीं पे करना, ठीक है, ऐप पे पेमेंट मत करना। तो जहाँ पे देखनी है वहीं पे पेमेंट करना। और ये बात सिर्फ वीडियोज़ की हो रही है, PDF तो टोटली फ्री है। अगली वीडियो जब आए उसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ में जो बेल आइकन होगा उसको क्लिक करना, तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगी नई वीडियो की।